हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपको दोस्त लगन चौधरी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आज हम पैथोलॉजी से बात करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सीमेन एनालिसिस। तो आप सीमेन एनालिसिस से समझ गए होंगे कि आज हम कितने बड़े और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इसलिए पूरी वीडियो को देखना। और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा इसमें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एक टेक्निकल लेवल पे भी और एक थोड़ा हायर डॉक्टर्स लेवल पे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना और अच्छे से देखना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सीमेन एनालिसिस टेस्ट में हमें किन किन चीज़ों को एनालाइज करना होता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे सैंपल कलेक्ट करने का प्रोटोकॉल्स होता है, कैसे पूरा प्रोसीजर हमें फॉलोअप करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि सीमेन है क्या, एक्चुअल में सीमेन क्या है, जिसके ऊपर हम आज इतना डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सीमेन एक वो लिक्विड है, यानी कि एक फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है, जो कि मेल और फीमेल के मीटिंग के टाइम आफ्टर मीटिंग जो डिस्चार्ज फ्लूइड होता है वाइट कलर का, उसको हम सीमेन बोलते हैं। ये सीमेन के अंदर मौजूद जो सेल्स होती हैं उनको हम स्पम्स बोलते हैं, जो कि स्पम्स सेल्स को, जो टोटल सीमेंस जो होता है वो उसको एक न्यूट्रिशन या फिर एक टाइप का ये बोलो को सर्वाइव करने का एक बहुत ही अच्छा एरिया होता है, जिसमें जो स्पम सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्टिव समझती है, या फिर जो स्पम्स होते हैं उनको मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। सीधी तरीके से अगर हम बात करें तो बस सीमेन एक वो फ्लूइड है जो स्पर्म सेल्स को एक तरह से पनाह देता है, यानी कि उनको उनका लालन पालन करता है, अगर हम सीधी बात करें तो। ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि जितनी भी बातें होंगी, वो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा वो एकदम सटीक होंगे और आपको ईजिली आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है और किन किन कंडीशंस में कराना होता है। दोस्तों, रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि जिसको हम मेल और फीमेल मेटिंग टाइम बोलते हैं, उस दौरान क्या होता है कि जो मेल पर्सन होता है उससे स्पर्म्स इजैकुएट होते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल में जो गर्भाशय होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जब मेटिंग के आफ्टर बाद जो स्पर्म्स होते हैं जहाँ पे उनको एग से जाके कनेक्ट होते हैं, उसके बाहर जब इजैकुएट होते हैं तो वहाँ पे काउंट जो होता है वो 20 से 50 करोड़ के आसपास होता है। यानी कि एक मेल सीमेन से 20 से 50 करोड़ जो स्पर्म्स होते हैं वो उसके बाहर जाके इजैकुएट होते हैं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि 20 से जो 50 करोड़ स्पर्म्स हैं उनमें से आगे कितने बढ़ते हैं, आगे कितने जाते हैं, उनमें से भी आप कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि 1/3 जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी कि नॉर्मल होते हैं। बाकी की उनमें जो एक पार्ट जो होता है वो एबनॉर्मल होते हैं, वो आगे सर्वाइव करने के लायक ही नहीं होते हैं। अब उस 1/3 में से हम बात करें, यानी कि करोड़ों तो अभी भी हैं, करोड़ों स्पर्म्स में से 50 to 100 यानी कि 50 से 100 स्पर्म्स ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को कोशिश करते हैं एग्स तक, यानी कि जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर मौजूद जो एग्स होते हैं, जो अंडाशय होते हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए जो कोशिश करते हैं, यानी कि वहाँ तक पहुँचने की जो कोशिश करते हैं, वो 50 to 100 ही होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें भी जो रेस होती है ये पहुँच तो ज़रूर जाते हैं, बट अंदर जो होते हैं उनमें से भी मुश्किल से जो होते हैं वो 10 से 20 ही ऐसे होते हैं जो पूरा एफर्ट लगाते हैं पहुँचने के, और उन 10 से 20 में से भी एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो एग के अंदर एंटर कर पाता है, यानी कि एग से मेटिंग कर पाता है और उससे निर्माण होता है एक बेबी का। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट जो है वो करवाते क्यों हैं, किस लिए कराते हैं। देखो, वो एक फर्टिलिटी टेस्ट होता है, इसको हम फर्टिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, और फर्टिलिटी टेस्ट मेल और फीमेल दोनों की कंडीशन में होता है। अब देखिए, फीमेल की कंडीशन में अब हमारा सीमेन एनालिसिस टॉपिक है, तो हम यहाँ पे मेन फोकस जो हमारा मेल पे ही होगा, क्योंकि मेल की ही कंडीशन में सीमेन टेस्ट होता है। अब फीमेल में भी फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि फेलोपियन जो ट्यूब है उसकी जांच होगी, गर्भाशय है, अंडाशय है, इनकी जांच होती है, और कुछ ब्लड टेस्टिंग भी होती है। ये तो फीमेल की कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेल फर्टिलिटी टेस्ट की। मेल फर्टिलिटी टेस्ट में हमारा सीमेन एनालिसिस होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड
लैब के बेस पे कराया जाता है। यानी कि अगर ये कंडीशन कब आती है, जब 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम में कोई भी कपल्स बिना किसी गर्भ निरोधक को यूज़ करे हुए अगर वो किसी भी संतान की उत्पत्ति चाहते हैं, लेकिन अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि उसमें उनको गर्भ धारण करने में फ़ीमेल को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल की कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो, उसमें मेल में भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये फर्टिलिटी टेस्ट मेल का कराया जाता है। और ये सीमन टेस्ट होता है, सिर्फ एक बार हॉस्पिटल जाना होता है, उनको एक बार में इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। देखिए, अब इसमें जब सीमन टेस्ट कराएंगे तो इसमें करना क्या होता है, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उसमें देखनी होती है, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँगा। और देखो दोस्तों, आपको अभी मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि सीमेंस क्या है, स्पर्म्स क्या है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होंगी, बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे आगे जो फर्दर स्टडी होगी, यानी कि ब्रीफली जो होगी, मैं और भी बताऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल हम जो अब हमारे पॉइंट्स हैं उन पे आ रहे हैं। देखो, जब सैंपल आ जाता है हमारे पास में, उसके बाद में इस सीमन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों उसमें क्वांटिटी, यानी कि जो सैंपल है उसकी क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद में सीमन सैंपल के अंदर जो आपका काउंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि स्पर्म्स काउंट कितना है, काउंट का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मोटेलिटी रेट, यानी कि एक्टिव मोटाइल कितने हैं, देन स्लगिश मोटाइल कितने हैं, देन नॉन मोटाइल कितने हैं, और किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। और साथ ही उसमें स्ट्रक्चर भी देखी जाती है स्पर्म्स की, मॉर्फोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम ब्रीफली जानेंगे, थोड़ा इन डिटेल जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, एनालाइज करनी होती है, और फिर कैसे उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें काउंट की। तो जो किसी भी मेल का सीमेन सैंपल होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है जनरली जो होती है वो आपकी 3 ml टू 5 ml के आसपास होती है। इसके बीच में जो एक नॉर्मल जो बताई गई है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें स्पर्म्स काउंट की। जो हमारा टोटल स्पर्म्स काउंट होता है WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 15 मिलियन पर ml बताया गया है वो नॉर्मल होता है। यानी कि 15 मिलियन पर ml से अगर आपका कम है काउंट तो आप एबनॉर्मेलिटी की स्टेज पे जा रहे हैं, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा है, यानी कि किसी भी फर्टिलाइजेशन के लिए ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं 15 मिलियन जो आपका पर ml काउंट है उसमें। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो मोटेलिटी रेट है, यानी कि जो एक्टिव मोटाइल है वो क्या है। एक्टिव मोटाइल होता क्या है, देखिए एक्टिव मोटाइल के दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी बताया था कि जो सीमेन जो फ्लूइड है, जो वाइट कलर का जो फ्लूइड है उसके अंदर जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो मूवमेंट का काम करती है, वो उनमें बहुत हेल्प करता है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए जो स्पर्म सेल्स जो होती हैं इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि काउंट हमारा कंप्लीट है या नहीं है, यानी कि 15 मिलियन से अबव है या नहीं है। अगर वो है तो अच्छी बात है, उसी के साथ साथ हमारा एक्टिव मोटाइल रेट भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्टिव मोटाइल रेट क्या होता है, यानी कि जो सेल्स होती हैं, जो स्पर्म सेल्स आपको दिखाई देती हैं, उनका सीमेन के अंदर पड़ा होना ही सफिशिएंट नहीं होता, उनका मूवमेंट करना यानी कि वो गतिशील भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक वो कैसे आपकी जो एग्स होते हैं उन तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि उनमें मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसी को हम एक्टिव मोटाइल बोलते हैं। तो ये एक्टिव मोटाइल रेट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्लगिश मोटाइल। स्लगिश मोटाइल क्या होता है। स्लगिश मोटाइल दोस्तों, जब एक स्पर्म सेल जो होती है वो एक जगह पे ही पड़ी रहती है, लेकिन वो जिंदा होता है, डेड नहीं होता, पड़ा होगा, बट उसमें कोई भी किसी भी टाइप की मूवमेंट आगे की तरफ नहीं होगी, बस एक ही जगह पे खड़ा होगा, वो मूवमेंट करेगा। तो ऐसी भी स्लगिश मोटाइल काउंट ज़्यादा होने पे भी दिक्कत हो सकती है, उसमें भी फर्टिलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको बोलते हैं स्लगिश मोटाइल। देन इसके बाद हम नॉन मोटाइल यानी कि डेड सेल्स की बात करें तो वो तो डेड है पूरी तरह से, यानी कि नॉन मोटाइल में वो एक तरीके से प्रेजेंस तो होगी उनकी वहाँ पे मौजूद, बट वो किसी भी तरह से एक्टिव नहीं होंगे। तीसरी बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है।
देखिए आजकल का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल जो है, और दूसरा इतना पोल्यूशन, रेडिएशन के चलते हुए जो सीमेंट की जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाती है और उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, काफ़ी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पल्सेस वगैरह बढ़ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सीमेंट एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर जैसे कि टेस्टिंग कराई है आपने, सीमेंट एनालिसिस टेस्ट कराया और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि काउंट भी कम आता है और एक्टिव मोर्टेलिटी रेट कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखिए आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांस टेक्निक्स को डिस्कवर किया हुआ है, बनाया हुआ है कि आज के टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी पॉसिबिलिटी है। देखिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप करा के उसे ईज़िली आप भी फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं ईज़िली। तो देखिए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 3 टेक्निक्स हैं जो जिनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले होती है IUI। देखो इन टेक्निक्स के बारे में मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर स्पर्म्स जो हैं हमारे सीमेन के अंदर काउंट जो है वो अगर कम आता है तो उस कंडीशंस में क्या क्या और टेक्निक्स को अपना सकते हैं और उनमें कैसे कैसे ये वर्क किया जाता है इनका। तो IUI जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं IUI की फुल फॉर्म क्या होती है। IUI की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन ये फुल फॉर्म होती है IUI की। और IUI में क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं और कौन कौन सी कंडीशन होती है। देखिए IUI कब करा सकते हैं, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, यही टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि अगर जो मेल कैंडिडेट होता है उसके जो सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स काउंट होता है, टोटल काउंट, वो अगर 15 मिलियन पर ml के आसपास है, यानी कि बॉर्डर लाइन पे है, तो उस कंडीशन में IUI करा सकते हैं। उसमें क्या होता है, लेकिन हाँ बशर्ते इसमें एक चीज़ है कि जो फीमेल कैंडिडेट होती है ना उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटली मेल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें आप अगर 15 मिलियन पर ml जो काउंट है उसके आसपास में, तो उसमें क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट होता है उसके स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनको वॉश किया जाता है एक लैब के अंदर जो है, उनको वॉश करके, और जो उनमें से सूटेबल स्पर्म्स होते हैं उनको लेकर जो फीमेल होती हैं उनके एग्स में इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट कराने के बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है। ये तो एक मेडिकल प्रोसेस होती है जो कि IUI कंप्लीट कराने से ईज़िली अगर बॉर्डर लाइन पे अगर काउंट है तो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी का सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स काउंट है वो आपका लेस देन 15 है, 15 मिलियन पर ml, यानी कि 10 मिलियन पर ml के आसपास है, तो वो थोड़ा लार्ज स्केल पे कम हो जाता है। अगर उतना है तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए एक IVF टेक्निक होती है। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, उसमें ये होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों का रोल होता है। देखो जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनमें क्या होता है कि उनको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो एग्स जो होते हैं उनका बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो जाए, तो उन एग्स को कलेक्ट करके जो फीमेल के जो एग्स होते हैं उनको निकाला जाता है। दूसरा जो उसका पार्टनर होगा, उसके जो स्पर्म्स होते हैं उनको लैब के अंदर एक सूटेबल टेम्परेचर पे, जो एक टेम्परेचर होता है उस पे रख के वहाँ पे उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है। उनको उनको जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो वहाँ पे कराई जाती है। वहाँ पे जब कराते हैं तो फिर उसको 3 से 5 दिन तक उसको डेवलप होने के लिए रखते हैं। आफ्टर 5 डेज़ उनकी जो प्रोसेस है जो कंप्लीट हो की है उसको फिर इंजेक्ट कराते हैं फीमेल कैंडिडेट के अंदर। तो IVF में थोड़ा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लंबा होता है और इसमें दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें काउंट भी कम है, तो उस वजह से कुछ अलग से टेक्निक्स जो हैं वो मेडिकली भी यूज़ की जाती हैं। तो ये IVF के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, एक होती है इसकी करके, यानी कि ICSI जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो टेक्निक है उसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म, पहले टेक्निक के बारे में बताने से पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसकी ये फुल फॉर्म होती है इसकी की। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, इसमें अगर आपका लेस देन 5 मिलियन पर ml काउंट है, यानी कि 5 मिलियन से भी कम है, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है। आज की इतनी एडवांस
टेक्नोलॉजी है मेडिकल के अंदर कि उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आप मतलब कि जो है फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कोई भी माता पिता बन सकते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि सीधा सीधा जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसके एग्स को निकाल के जो मेल कैंडिडेट है उसका जो स्पर्म्स होगा, जो वर्क करने वाला, सिर्फ एक मतलब एक पूरी तरह से प्रोसेस करके सिर्फ एक ही स्पर्म्स को डायरेक्ट उसमें इंजेक्ट कराया जाता है, उसको पूरी तरह से प्रोसेस कर उसको फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। हालांकि इन टेक्निक्स के बारे में अगर हम इन डिटेल बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा करेंगे, तो ये कोई छोटे टॉपिक नहीं है। एक एक टॉपिक अगर उठा के लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, अभी मैंने इसमें सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने नहीं बताया। मैं जानता हूँ आप लोगों को किस चीज़ का इंतज़ार है, यानी कि माइक्रोस्कोपी कैसे काउंट करते हैं, कैसे मोटिलिटी पता चलता है, कैसे स्लैगिश मोटाइल का पता चलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपनी, क्योंकि अभी इसमें और भी बताने लगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक लैब, पैथोलॉजी लैब के अंदर कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। कैसे सैंपल देने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलोअप किए जाते हैं, और कैसे माइक्रोस्कोपी करी जाती है, कैसे इनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आप ये समझ लिए कि सीमेन एनालिसिस पार्ट 2 मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें आपको पूरा सब कुछ इन डिटेल समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।